हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है यूपी पैट के लिए घटना चक्र की टॉप सीरीज जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होगी। तो आज का प्रश्न इस प्रकार है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है त्रिपिटक किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। त्रिपिटक इसमें होता है, त्रिपिटक में होता है हमारा, एक होता है हमारा विनय पिटक, एक हमारा विनय पिटक होता है, दूसरा सुत्त पिटक होता है और तीसरा होता है अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पाल साम्राज्य का शासक कौन था? पाल साम्राज्य का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 बताना है पाल साम्राज्य का शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य का शासक था हमारा गोपाल। पाल साम्राज्य का शासक गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर गुलाम वंश। गुलाम वंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी के समय मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी के समय मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के इसके अंतर्गत हमारे 8 मंत्रियों को नियुक्ति किया गया था, जिसमें पेशवा, आमत्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक बताने हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे हमारे? ये थे हमारे आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी हमारी 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र काकोरी संयंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी संयंत्र किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हुआ था हमारा 1925 में। काकोरी षड्यंत्र होता है 1925 में। इसमें हुआ क्या हुआ था? इसमें हुआ था 9 अगस्त। इसमें डेट भी याद रखनी है, इसकी डेट थी 9 अगस्त। इसकी डेट थी 9 अगस्त। 9 अगस्त को क्या हुआ था? 9 अगस्त को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर सुबंग में काकोरी नाव के स्थान पर 8 राउंड ट्रेन में पैसेंजर में ट्रेन डकैती हुई थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे वहाँ से। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी क्वेश्चन नंबर 8 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में, वर्ष भी याद रखना है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हुई थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित हुई थी, मतलब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी? वह कौन सा अधिनियम था? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 में यह इसमें चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। स्वराज पार्टी निर्माण में मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ और किसकी प्रमुख भूमिका थी? स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका थी? स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? मोतीलाल नेहरू के साथ में कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में प्रमुख भूमिका थी। और स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? स्वराज पार्टी का ये भी याद रखना है, स्वराज पार्टी इसमें स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। 1923 में 1923 में इसमें हुआ था। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी। शांत घाटी, और शांत घाटी कहाँ पर है हमारी? शांत घाटी हमारी केरल में, यह हमारी केरल में साइलेंट वैली केरल, ये हमारे केरल, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर बताना है। ये हमारा देवप्रयाग, ये हमारा देवप्रयाग है, देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 12, भागीरथी और अलकनंदा नदी सम्मिलित होकर नाम गंगा, ये नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है? सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा ही बोलते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील बतानी है हमें। इसमें बतानी है सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, ताज़े पानी की झील बतानी है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर होगा लेक सुपीरियर झील। इसका नाम है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और जबकि एक और बतानी है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है हमारी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर वो है हमारी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो है खारे पानी की झील है, जो खारे पानी की झील है, ये हमारी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। कैस्पियन सागर खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर बताना है आपको। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह हमारी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग हमारी 2,695 मीटर। 2,695 मीटर इसकी 95 इसकी ऊंचाई है, मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजकृष्णा ने। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? यह किया था हमारे राजकृष्णा ने, जो भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी की निम्न वृद्धि पर संबंधित थी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था से या जीडीपी की न्यूनतम वृद्धि दर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 में इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः बड़ी मात्रा में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी का प्रमुख कारण है। इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर बताना है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत क्रांति।
श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है हमारा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध हमारे दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुपात कितना है? वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो राजकोषीय घाटे का अनुमान बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा है, ये हमारा कितना है? ये हमारा 6.4 है। 6.4 हमारा राजकोषीय घाटे का अनुमान है। 6.4 जीडीपी का 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यह 11वीं अनुसूची में है, यह 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों का वर्णन किस में है? 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। उपयुक्त में से कुछ नहीं होता, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। मतलब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है? नहीं देता। संसद भंग हो जाती है? नहीं होती। मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाता है? नहीं होता। मतलब उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक पॉइंट और याद रखना है। इसमें याद रखना, सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा वह पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो यह उसके लिए आवश्यक नहीं है। यह पढ़ा लिखा ना हो इसकी या उसके लिए आवश्यक नहीं है। वह बिना अनपढ़ व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें निम्न युग्मों को सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भाग 2, इसमें कौन सा बताना सुमेलित नहीं है। 24 में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में हमारी नागरिकता है, ये सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। भाग 5 में दिया गया है मूल कर्तव्य है। भाग 5 में हमारे मूल कर्तव्य दिया गया है, यह गलत है। भाग 5 में दिया गया है हमारा संघ, मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में हमारा संघ है, संघ। तो मूल कर्तव्य किस में है? मूल कर्तव्य हमारे भाग 4 के कै में है। भाग 4 के कै में है मूल कर्तव्य, भाग 4 के कै में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा में बताना है, लोकसभा में चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु बतानी है लोकसभा के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यह 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बताना है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। खालिस्तान बनाना है, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या जाना जाता है? यह जड़त्व का नियम भी, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम मतलब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा गतिज अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी, इसे आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है?
आवर्ती का मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार? तो क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम में। ऑप्शन नंबर लिथियम में। लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, कैसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और एक पॉइंट और याद रखना है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? उसका रंग का कारण होता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बेरी रोग निम्नलिखित में किसी कमी के कारण होता है? बेरी रोग बताना है किसी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बेरी रोग तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से यह बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। उत्तरायण का विलोम शब्द है। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तरायण। क्वेश्चन नंबर 36 में। तो उत्तरायण का दक्षिण उसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा दक्षिणायन। उत्तरायण दक्षिण, उत्तर दक्षिण। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणायन। दक्षिणायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, क्वेश्चन नंबर 37 में। तो वह इसका राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं हम प्रेषित पत्रिका। उसे कहते हैं प्रेषित पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, इसमें इसे कहते हैं प्रेषित पत्रिका। और एक और याद रखना है, नई ब्याही हुई स्त्री को क्या कहते हैं? नई ब्याही हुई स्त्री को कहते हैं हम नवोढ़ा। नवोढ़ा कहते हैं, नवोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं? जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो तो उसे कहते हैं हम आगत पत्रिका। आगत पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची बताना। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं, कौन सा नहीं है? यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 38 में? तो इसका राइट आंसर होगा कुलंस्का इसका राइट आंसर होगा कुलंस्का यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कुलंस्का, तो कुलंस्का किसका पर्यायवाची होता है? जबकि कुलंस्का होता है नदी का पर्यायवाची। कुलंस्का होता है नदी का पर्यायवाची। यह नदी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? यह होता है नदी का पर्यायवाची। नदी का पर्यायवाची। जबकि हंस सोता, अकरजा और कृष्णा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है। तो इसका समानार्थी शब्द नहीं है नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है। नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है। जबकि प्रयोजन को कहते हैं आप, मतलब आपका हेतु क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, या आपका प्रयोजन क्या है, ये सभी प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। यह जबकि नियोजन शब्द प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 में? तो बहिष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद बनेगा बही प्लस कार। मतलब यहाँ से आधा से टूटेगा हमारा हलंत में, आधा से टूटेगा हमारा, इसमें टूटेगा, सॉरी हलंत में नहीं, यह टूटेगा विसर्ग में। आधा से टूटेगा हमारा विसर्ग में क्वेश्चन नंबर 40 में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वही धन कार। बही, इसमें यह आधा से टूटेगा विसर्ग में प्लस कार, बही धन कार, बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 51 आ गया।
जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 51 में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवोट का नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? पाइवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया था। यह कौन से आईआईटी द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 52 में यह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में राइट आंसर बताना है। यह किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा यह किया गया है, आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, किस नदी पर किया जा रहा है? इसमें बताना है रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 53 में, तो क्वेश्चन नंबर 53 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, चिनाब नदी पर है। यह चिनाब नदी पर किया जा रहा है। यह चिनाब नदी पर किया जा रहा है। और इसमें विद्युत का कितना उत्पादन होगा? इसमें उत्पादन होगा 850 मेगावाट। इसमें विद्युत उत्पादन होगा 850 मेगावाट। 850 मेगावाट इसमें विद्युत का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? मुख्य अर्थशास्त्री के दीवार के रूप में इसे शामिल किया गया है IMF में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 54 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ को मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला है और दूसरी भारतीय है। इससे पहले हमारे कौन है? इससे पहले हमारे भारतीय रघुराम राजन इससे पहले हो चुके हैं, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट की शुरुआत कहाँ की गई है? क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर बताना है। तो यह की गई है जोरहट। यह की गई है जोरहट में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल द्वारा जोरहट असम में की गई है। असम में की गई है। असम में जोरहट, असम में। किसके द्वारा की और किसके द्वारा की गई है? यह की गई है ऑयल के द्वारा। OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरवा चुना गया है? पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरवा किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 56 में। तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत को पीयूष गोयल के स्थान पर नीति आयोग के इसके चुना गया है, G20 के रूप में चुना गया है, जो कि पीयूष गोयल के स्थान पर नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 के लिए भारत का नया शेरवा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारतीय कौन सी रैंक है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें सूचकांक की रैंक हमारी 150 है। 150वीं रैंक भारत की है। 150वीं रैंक भारत की है। टोटल देश कितने हैं? टोटल देश है इसमें 180। 180 में से 150वां स्थान भारत का है, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। क्वाड 4 देशों का समूह है। इसमें है USA, अमेरिका है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और जापान इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असानी किस देश ने रखा? मई 2022 में
भारत में बंगाली खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा? इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा? आसानी नाम किस देश ने रखा? क्वेश्चन नंबर 59 में। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने आसानी नाम रखा। बंगाली खाड़ी में चक्रवात को आसानी नाम श्रीलंका ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी बताना है किस देश में स्थित है। ताल ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 60 में राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, फिलीपींस में स्थित। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस में, यह फिलीपींस में स्थित है। और कौन से द्वीप पर है? यह लुजोन द्वीप पर है। ताल ज्वालामुखी लुजोन द्वीप पर है, लुजोन द्वीप पर। यह हमारा लुजोन द्वीप पर है, लुजोन द्वीप पर है, लुजोन द्वीप पर है ताल ज्वालामुखी, फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं कौन सा है? ये राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर बताना है भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली, ओडिसी और मोहिनीअट्टम ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यह एक लोक नृत्य है। भांगड़ा एक लोक नृत्य है। लोक नृत्य कहाँ का है? यह पंजाब का लोक नृत्य है। यह पंजाब का लोक नृत्य है, जबकि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यह पंजाब का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 62 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 63। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारतीय किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 63 में राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 64 में तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, किसका संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर होगा, इसमें सूची में इसे मिलाना है हमें। अमजद अली खान कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान बजाते हैं हमारे, ये बजाते हैं सरोद। अमजद अली खान बजाते हैं सरोद। और अली हुसैन क्या बजाते हैं? अली हुसैन बजाते हैं हमारे शहनाई, अली हुसैन बजाते हैं शहनाई। और हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं बांसुरी। और अल्लाह रखा ये हमारा तबला बजाते हैं, तबला। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? इसमें मुद्रा बतानी है, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर क्या बनेगा? तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है और रुपया भारत की मुद्रा है। इसमें है रुपया और रुपया में अंतर है, जबकि भारतीय मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा है रुपया, ऊ की मात्र रुपया है भारतीय मुद्रा, जबकि रुपया है इंडोनेशिया की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ? मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसमें बताना है बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 67 में। तो 67 का राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा गीतांजलि श्री इसका राइट आंसर बनेगा। मई 2022 में भारत की लेखिका गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। उन्होंने यह पुरस्कार रेत की समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए उन्हें दिया गया है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो
इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मई 2022 में संपन्न यूएफए चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? यूएफए चैंपियंस लीग 2022 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर बनेगा, यह जीता है रियल मैड्रिड ने। यह रियल मैड्रिड ने जीता है, रियल मैड्रिड ने, रियल मैड्रिड। इसका राइट आंसर बनेगा रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर बी रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जून 2022 में अबू धाबी यूएई में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? इसमें बताना है आईफा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमारी कौन सी? क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर यह हमारी है शेरशाह। शेरशाह हमारी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, शेरशाह। शेरशाह हमारी शेरशाह हमारी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, शेरशाह। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं विष्णुवर्धन। इसके निर्देशक हैं विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन इसके निर्देशक हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेता कौन है? जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है हमारे, यह है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कीर्ति सेनन। फिल्म मिमी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। विक्की कौशल हमारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, विक्की कौशल, और अभिनेत्री है हमारी कीर्ति सेनन। विक्की कौशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री हमारी कीर्ति सेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 7 जून। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया हमारे 71 से 75 तक हमारा गद्यांश दिया गया है, गद्यांश उसको पढ़ना है। इसके बाद फिर आंसर लगाना है। गद्यांश को पढ़ना है और फिर आंसर लगाना है। इसमें दिया गया है लघु उद्योग के बारे में बताया गया है। लघु उद्योग, लघु उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके संभारक एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। फिर भी उनसे सुनिश्चित ढंग से आधिकारिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकारों तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर पर से ही आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो एक प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों का प्रश्रय देने लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी कर सकेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार भी मिल सकेगा। तो इस प्रकार हमें इसके आंसर बताने हैं। इसका 71 में राइट आंसर क्या आना? उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। तो उन उद्योगों को लघु उद्योग, तो लघु उद्योग किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 71 में राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। लघु उद्योग किन्हें कहते हैं? जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, उन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बताना है मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? तो मशीनीकरण से तात्पर्य है मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग, मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग। नेक्स्ट, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य? इसका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? लघु उद्योगों के संबंध में गांधी जी की क्या अवधारणा थी? क्वेश्चन नंबर 73 में तो गांधी जी की धारणा थी लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 73 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है?
भारत के लिए लघु उद्योगों को महत्व क्यों बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 74 में। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। युवा यहाँ पर बेरोजगार हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75, गद्यांश के अनुसार प्रेषक का क्या भाव है। गद्यांश के अनुसार प्रेषक का शब्द का क्या भाव है। प्रेषक शब्द जो है इसका क्या भाव है, प्रेषक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 75 में राइट आंसर क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शरण देना। इसका बनेगा शरण देना। प्रेषक मतलब शरण देना होता है, शरण देना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट कर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।